Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर 4 औद्योगिकरण का युग। और इसमें मैंने पार्ट 1 डिस्कस कर दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कारखानों से लाभ, तो कारखानों के खुलने से कई फायदे हुए। आपके श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ गई। अब नई मशीनों की सहायता से प्रति श्रमिक अधिक मात्रा में और बेहतर उत्पादन बनने लगे। मतलब अब जब कारखाने खुल गए तो जिससे श्रमिकों की कार्य कुशलता थी ना वो भी बढ़ गई, और साथ साथ नई मशीनों की सहायता से प्रति श्रमिक अधिक मात्रा में और बेहतर उत्पादन बनने लगा था। मतलब पहले से की तुलना में आपका और बेहतर उत्पादन बनने लगा था। साथ ही साथ आपका औद्योगिकरण की शुरुआत मुख्य रूप से सूती कपड़ा उद्योग में हुई। तो मैंने इससे पहले क्लास में भी बताया था। तो सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत किससे हुई थी? सूती कपड़ा में हुई थी। इस पर मैंने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था। आगे चलते हैं। कारखानों में श्रमिकों की निगरानी और उनसे काम लेना अधिक आसान हो गया था, और उनका निगरानी करना और उनका काम लेना भी अधिक आसान हो गया था। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं लोग। अब देखते हैं औद्योगिक परिवर्तन की गति। तो मतलब सबने सोचा कि औद्योगिक परिवर्तन जब आ जाएगा, मतलब मशीनी युग आ जाएंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और सारा कुछ मतलब सिस्टमेटिक ढंग से होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तीव्र थी। ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग स्पष्ट रूप से कपास और धातु थे, और नए उद्योग पारंपरिक उद्योग को आसानी से विस्थापित नहीं कर सके। मतलब जो नए उद्योग थे वो जो पारंपरिक उद्योग थे उसको आसानी से विस्थापित नहीं कर सके थे, मतलब उसकी जगह वो अभी तक ले नहीं पा रहे थे। ठीक है, आगे चलते हम लोग। तकनीकी परिवर्तन धीरे धीरे हुए क्योंकि नई तकनीक महंगी थी। मतलब जो मशीनें थी वो बहुत ही महंगी थी, तो सबके बस की बात नहीं थी, सब वो मशीन को खरीद नहीं पा रहे थे। वो जो अमीर वर्ग थे वही वो मशीन को खरीद पा रहे थे, और वही जो थे वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे, और गरीब लोग उसके अंदर काम कर रहे थे। आगे चलते हैं। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और मरम्मत में बहुत खर्च आता था। और जाहिर सी बात है मशीन है तो मशीन खराब होगी, और मशीन और ये औद्योगिकरण का पहला स्टार्टिंग समय था, तो इसमें मशीनें खराब भी हो जाया करती थी, और जिसको बनाने में बहुत ही ज्यादा खर्च होता था, जो सबकी बस की बातें नहीं थी। आगे चलते हैं। वे उतने प्रभावी नहीं थे जितने उनके आविष्कारों और निर्माताओं ने दावा किया था। मतलब ये इतने प्रभावी नहीं थे जो इन्होंने आविष्कार किया था, जिनका उन्होंने दावा किया था, वो वैसा भी इतना प्रभावी नहीं दिख रहे थे। तो ये सब बातें हैं औद्योगिक परिवर्तन की गति में। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखेंगे औद्योगिक परिवर्तन की गति में और क्या है। हाथ श्रम और भाप शक्ति। इससे क्या होगा, विक्टोरियन में जो ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। मतलब जो मानव श्रम जो थे, मतलब मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, और वहां पे मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। आगे देखते, इसलिए उद्योगपति ऐसे मशीनें नहीं लाना चाहते थे जिनमें बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता हो। मतलब उद्योगपति जो थे वो ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे मशीनों में, क्योंकि उनको पता था कि मानव जो श्रम है वो आसानी से और बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जा रहा है, इसलिए वो मशीनों पे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते थे। आगे चलते, कई मौसमी उद्योग भी थे जो आमतौर पर हस्त श्रम को प्राथमिकता देते थे। मतलब और कुछ जो थे, कई जो उद्योग थे वो मौसमी उद्योग थे, वो मानव श्रम को ज्यादा प्राथमिकता देते, यानी हस्त श्रम को ज्यादा प्राथमिकता देते थे, यानी हाथ से बनी चीजों को ज्यादा प्राथमिकता देते थे। आगे चलते हैं लोग। श्रमिकों के शोधन और वर्ग जीवन का प्रतीक बन गए। अब जो श्रमिकों के शोधन और वर्ग जीवन के प्रतीक कैसे बन गए देखते हैं आगे। बाजार में मजदूर बहुयात में उपलब्ध थे, जिसमें श्रमिकों का जीवन प्रभावित हुआ। मतलब अब बाजार में ना बहुत ज्यादा मजदूर उपलब्ध थे, जिस कारण क्या हो गया, उनका जीवन भी प्रभावित हुआ, क्योंकि बहुत एक काम की जगह 10 मजदूर आ जाते थे उस काम को करने के लिए, तो उसमें भी बेटर ऑप्शन देखा जाता था कि कौन अच्छा है, इसीलिए इससे भी उनका जीवन क्या हुआ, प्रभावित हुआ। आगे चलते हैं। व्यस्त मौसम समाप्त होने के बाद श्रमिक बेरोजगार हो गए। अब जो व्यस्त मौसम था, मतलब जो बिजी शेड्यूल था किसका, काम का, वो जब समाप्त हुआ, मौसम जो काम का मौसम था वो
समाप्त हुआ तो क्या हो गया, जितने जो उस काम में लगे मजदूर थे वो सब क्या हो गए, बेरोजगार हो गए थे। आगे चलते हैं, 19वीं सदी की शुरुआत में मजदूरों में वृद्धि हुई, लेकिन साथ साथ दाम में भी वृद्धि हुआ। मतलब मजदूरों में तो वृद्धि हुई 19वीं सदी की शुरुआत में, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो गया, जो कीमत थी उसमें भी वृद्धि हुई थी। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। तो स्पेनिंग जेनी का विरोध, तो स्पेनिंग जेनी का विरोध क्यों होना था, तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार पहले जान लेते हैं लोग 1764 ईस्वी में जेम्स हार्गिब्स ने किया था। मजदूर स्पेनिंग जेनी का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि यह मशीन एक ही समय में अनेक मजदूरों का काम कर लेती थी। स्पिनिंग जेनी मशीनों में एक ही पहिए में अनेक तकिया लगी होती थी तथा एक ही मजदूर एक ही पहिया घुमाकर अनेक तकिया को घुमा देता था। साथ ही साथ जबकि इसके पहले एक पहिए की मशीन केवल एक ही तकिए को घुमा सकती थी, इस मशीन के कारण कई मजदूरों को काम से हटना पड़ा। मतलब एक ही मजदूर इस काम को कर सक रहे थे, तो इस कारण क्या होता था कि एक मशीन में एक ही मजदूर काम करते थे, इससे क्या होता था कि कई मजदूरों को काम से क्या होता था, हटना पड़ रहा था। और स्पेनिंग जेनी के कारण उत्पादकता बढ़ गई, परंतु इसने बेरोजगारी को भी बढ़ावा दिया। बेरोजगारों के कारण मजदूर स्पेनिंग जेनी को अच्छी नजर से नहीं देखते थे, और मतलब स्पेनिंग जेनी मशीन आने से बेरोजगारी बढ़ गई, लेकिन प्रोडक्शन क्या हो गया, वो बढ़ गया था। स्पेनिंग जेनी मशीन का असली में मतलब है आपका सूट काटने का एक मशीन होता था, ठीक है। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर। चलिए अब आगे चलते हैं। तो फ्लाई शटर, फ्लाई शटर क्या था, तो फ्लाई शटर बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक यांत्रिक औजार था। यह औजार क्षैतिज धागों को लंबवत धागों में पिरो देता था, और साथ ही साथ इसे रस्सियों तथा पुलियों के सहारे चलाया जाता था। फ्लाई शटर के प्रयोग से बड़े करघे चलाने तथा चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में काफी मदद मिली। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं। तो भारतीय वस्त्रों का युग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मशीन उद्योगों के युग से पहले भारत के रेशम और सूती सामान वस्त्रों के अंतरराष्ट्रीय बाजार में हावी थे। मतलब मशीन युग जब भारत में नहीं आता, उससे पहले भारत के रेशम और जो आपका सूती वस्त्र उद्योग है वो बहुत ही ज्यादा हावी थे अंतरराष्ट्रीय बाजार में, उनका बहुत ही ज्यादा डिमांड था। आगे चलकर हम लोग मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों के माध्यम से संचालित एक जीवित समुद्री व्यापार यानी बुनकरों का क्या हुआ। अब इसमें बात करेंगे जो बुनकर थे उनका क्या हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद उन्होंने मौजूदा व्यापारियों और दलालों को खत्म करने और बुनकर पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। मतलब अब जब उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो गया तो वो दलाल के जो बिचौलिया होते थे उनका आधिपत्य को खत्म करने का प्रयास किया और बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने का प्रयास किया था। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो इसने बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए गोमास्त नामक वेतनभोगी नौकर को नियुक्त किया था। मतलब वो क्या कर रहा था, वो कपड़े की गुणवत्ता को चेक करता था। और एक कैसा था, एक नौकर था जो इसका नाम क्या रखा गया, गोमास्त नाम रखा गया। गोमास्त का काम क्या था कि उत्पादन के लिए कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण प्रदान किया गया। उत्पादित कपड़ा गोमास्त को सौंप दिया जाना था, मतलब ऋण भी प्रदान किया जाता था। जो उत्पादित कपड़ा था वो क्या किया जाता था, गोमास्त को सौंप दिया जाता था। कई बुनकर गांवों में बुनकरों और गोमास्तों के बीच झड़पों की खबरें आई, क्योंकि नए गोमास्त बाहरी थे जिनका गांव के साथ कोई सामाजिक संबंध नहीं था। कंपनी से प्राप्त बुनकरों की कीमत बुरी तरह से कम थी। कंपनी से जो बुनकरों को कीमत मिलती थी वो बहुत ही कम मिला करती थी। और जो गोमास्त थे वो बाहरी थे, वो उस गांव के नहीं थे, तो उस गांव के बारे में उनको कुछ पता भी नहीं था और वो उनके कपड़ों के ठीक तरह से आकलन भी नहीं करते थे। इसलिए उनके और गांव वालों के बीच में बहुत ही झड़प भी देखने मिली है। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।